ओके, तो प्योर थियरी ऑफ लॉ, अब ये थियरी है किसका? सो दिस थियरी इट वाज प्रोपाउंडेड बाय हुम? कौन है इसका प्रोपाउंडर? तो दिस थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय हैंस केल्सन। तो इसको प्रोमिनेंटली हम केल्सन करके ही मतलब जो है वी स्क्रीन ब्लर आहे का तुम्हाला? स्क्रीन क्लिअर येते का तुम्हाला सगळ्यांना? दिसते काय? येस मॅम. दिसते का? ओके, इथे काय झालं? हो मॅम. ओके ओके, ठीक है। तो केल्सन ने जो है इस थियरी को प्रोपाउंड किया। अब ये केल्सन था कौन? ओके, तो केल्सन जो है ही वॉज अ प्रोफेसर। ही वॉज अ प्रोफेसर। किस चीज़ का प्रोफेसर था ये? ऑब्वियसली ये लॉ का प्रोफेसर था इन वियन्ना। ओके, मतलब विच इज़ इन वियन्ना यूनिवर्सिटी। तो कुठे आली ही वियन्ना यूनिवर्सिटी? कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रिया में। ओके, वियन्ना यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रिया। तो अब देखो, जो टीचर लोग होते हैं, जो इस टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं, इनका ना क्या होता है, लाइफ में रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है इनके लिए, है ना? तो हमने देखा मिलिट्री में कौन था? हु सर्व्ड द मिलिट्री? ऑस्टिन. ऑस्टिन। तो ऑस्टिन के लिए क्या ज़रूरी था? कमांड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, है ना? हमने देखा जेरेमी बेंथम, ही एडवोकेटेड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑल एंड ये सारी चीज़ें। तो ये कौन सी चीज़ को नहीं मानता था उसकी थियोरी में? इक्वालिटी को नहीं मानता था। हाँ, मतलब चर्च में, चर्च से आया हुआ लॉ नहीं चाहिए, कस्टम, जजमेंट लॉज वगैरह, हाँ, इन चीज़ों को वो नहीं मानता था, है ना? तो अभी ये जो है ना केल्सन, एज ही वॉज अ प्रोफेसर, एक्चुअली इनका भी काफ़ी बड़ा एक लाइफ अगर देखेंगे तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच ही हैड डन अपार्ट फ्रॉम जस्ट टीचिंग। बट क्योंकि टीचिंग में ज़्यादा इनका टाइम गया तो इनका क्या है, रूल्स। अब रूल्स मतलब जो होता है बेसिकली नॉर्म्स। ओके, नॉर्म्स को ये ज़्यादा अहमियत देते हैं। ओके, फॉर हिम क्या है, केल्सन क्या कहता है कि सी देयर इज अ थिंग कॉल्ड ग्रैंड नॉर्म। ओके, व्हाट इज अ ग्रैंड नॉर्म? ग्रैंड नॉर्म मीन्स ये ऐसा रूल होता है, ये ऐसे रूल्स, मतलब ऐसा एक रूल है कि इस रूल में से बाकी सारे रूल्स जो है, मतलब बाकी नॉर्म्स जो है, अदर नॉर्म्स, दे आर बीन डिराइव्ड। मतलब एक कोणता, याला काय म्हणायचं आहे थोडक्यात, की कुठला तरी एक बाप नियम आहे आणि ह्या बाप नियमापासून इतर सगळे नियम येतात आणि हे नियम बरोबर आहेत की नाही हे बघण्यासाठी आपल्याला हे बघायला लागतं कि वेदर ये जो नॉर्म हमने इस्टेब्लिश किया है, ये जो नॉर्म फॉलो हो रहा है, क्या वो इसके कंसिस्टेंसी में है, वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट विद द ग्रैंड नॉर्म। ये कौन बोल रहा है? केल्सन। ठीक है, केल्सन चा मत है। सो ये जो ग्रैंड नॉर्म है या जो ये नॉर्म है, तो इसलिए ना उसकी थिअरी को ग्रैंड नॉर्म थिअरी भी कहा जाता है। हां, तर तुम्हाला जर परीक्षेमध्ये असा प्रश्न आला, ग्रैंड नॉर्म थिअरी जी आहे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रैंड नॉर्म थिअरी मतलब केल्सन की ही थिअरी है, कोई अलग से दूसरी थिअरी नहीं है। ओके, तो अब हम देखेंगे डिटेल में कि केल्सन के लिए व्हाट एक्चुअली लॉ इज एंड what is the criticism on his particular theory. So see, अब इसका मतलब इसकी जो थियोरी है, ये किसकी? केल्सन की थियोरी। इट एक्चुअली मतलब फर्स्ट टाइम ये कब एक्सपोज हुई थी? इन 1911। ठीक आहे, 1911 पहिल्यांदाच याची थिअरी जी आहे इट वॉज एक्सपोज्ड, बट इट केम इन फुल ब्लूम। बट ये फुल ब्लूम में मतलब फर्स्ट टाइम 1911 में इसको एक्सपोजर मिला, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वॉज एक्सपोज्ड। बट ये फुल ब्लूम कब हुई? फुल ब्लूम हुई मतलब यू अंडरस्टैंड ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल ब्लूम? हाँ, तो जो वॉर हुआ था, विच वॉर?
कौन से वॉर की बात कर रहे हैं हम? पहिलं महायुद्ध ओके यस. कधी झालेलं ते? 1912 1912. 1914 ते 18. यस. बट वॉर के बाद जो है ना, इसकी थियरी जो है ज़्यादा वो वहाँ पर ब्लूम हुई. ओके. नाउ द ऑस्ट्रियन कोड, मतलब उस टाइम पे जो भी लॉज एक तरीके से जो ऑस्ट्रिया में फोर्स में थे, द ऑस्ट्रियन कोड इन फोर्स एट दैट टाइम इट वॉज प्रिपेयर्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. अब उस टाइम पे देखो क्या सिचुएशन था. हाँ, अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली. अब उस टाइम पे जो उस टाइम का सोसाइटी था, मतलब द देन कंटेम्प्ररी सोसाइटी ऑस्ट्रिया का, तो ऑस्ट्रिया में जो भी सारे लॉज थे, मतलब जो ऑस्ट्रियन कोड था, ऑस्ट्रियन कोड म्हणजे तिथले जेवढे काही कायदे वगैरे जे काय होतं, ये कब प्रिपेयर किया गया था? इट वॉज प्रिपेयर्ड लाइक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. मतलब यहाँ पर उसका जो कोड है, इट वॉज मेड 100 ईयर्स अगो. तो इनका जो कोड था, क्योंकि 100 साल पुराना था, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड था? क्योंकि सबसे पहले कौन सा फॉर्म था? नेचुरल लॉ. सबसे पहली जो थियरी है, मतलब पहले क्या था? नेचुरल लॉ. नेचुरल लॉ किन चीज़ों की बात करता है? मोरालिटी, एथिक्स, डिवाइन, यस, ये सारी चीज़ें. हाँ, तो जब बिल्कुल भी मतलब मैन मेड लॉ ही नहीं है, जब कुदरत के अपने नेचर के अपने लॉज है, दिस है दैट है, उस टाइम की बात है. तो अभी ये जो ऑस्ट्रियन कोड है, एज इट वाज मेड 100 ईयर्स अगो, लाइक बिफोर द वॉर एंड ऑल, तो इसलिए ये कैसे प्रिंसिपल्स इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे थे? नेचुरल लॉज है ना. इसमें जो नेचुरल थियरी लॉस की है, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं इस कोड से रिफ्लेक्ट हो रही थी. अब इंग्लैंड ने जो है, इंग्लैंड ने हालांकि इंग्लैंड ने देखो, इंग्लैंड ने नेचुरल लॉ को कब रिजेक्ट किया है? नेचुरल लॉ को कब रिजेक्ट किया इंग्लैंड ने? ऑस्टिन आया तब. हाँ, मतलब कब? 19th सेंचुरी है ना, अर्ली 19th सेंचुरी. कब किया इंग्लैंड ने रिजेक्ट? अर्ली 19th सेंचुरी. अब देखो, हम बात यहाँ पे 20th सेंचुरी की कर रहे हैं. हाँ, इंग्लैंड में अर्ली 19th सेंचुरी में नेचुरल थियरी जो है लॉ का, उसे ऑलरेडी दे हैड रिजेक्टेड, नेचुरल लॉ थियरीज. बट यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया है, मतलब यूरोप में क्या है, यहाँ पर ये नेचुरल लॉस थियरी फिर भी ये कंटिन्यूटी में था, फिर भी ये फोर्स में था. मतलब देयर वाज नो एज सच अ प्रॉपर चेंज ब्रॉट अबाउट. बड़ा ही मतलब व्हाट वी से कि वेरी बैकवर्ड जो है उनका एक ये था, परसेप्शन था रिगार्डिंग लॉ. अब यहाँ पर क्या हो जाता है फिर? दिस ऑस्टिन ने 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी मतलब बिगिनिंग जो है ना 20th सेंचुरी का, तो 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में उसने मतलब थ्रू हिज थियरीज एंड सम अदर पीपल ऑल्सो वर देयर, दे स्टार्टेड लाइक दे इन्फ्लिक्टेड सीवियर ब्लोज ऑन दिस पर्टिकुलर थियरी. मतलब ये कहीं ना कहीं जो नेचुरल लॉ थियरीज थी, इसे जो है रिजेक्शन जो है अभी होने लगा. दिस वॉज बीइंग रिजेक्टेड. लेकिन कब? अर्ली 20th सेंचुरी. ओके, तो मतलब काफ़ी लेट हम देखते हैं. तो यहाँ पर प्योर थियरी ऑफ लॉ जो है किसका? केल्सन का. ये पिक्चर में आ जाता है, प्योर थियरी ऑफ लॉ. नाउ सी वी नीड टू स्टडी नेचुरल लॉ थियरी ऑल्सो. हमारा नेचुरल लॉ थियरी बाकी है अभी. बट एक समझ लो, यहाँ पे सारा मतलब नेचर का लॉ, भगवान ने बनाया हुआ लॉ, मॉरल्स, दिस एंड दैट, इन चीज़ों पे ये सारी चीज़ें बात करता है कि सोसाइटी मतलब जो है, जो मेन द रूल्स
which are good for men and men usually follow them to be in a particular society, ये सारी बातें हैं इसमें। तो अब प्योर थियरी ऑफ लॉ जो आया, मतलब केल्सन जो आया, केल्सन ने क्या कहा, तो केल्सन का ये जो थियरी था, इट वाज बेसिकली अ रिएक्शन अगेंस्ट व्हाट, रिएक्शन अगेंस्ट व्हाट, किस चीज़ के अगेंस्ट रिएक्शन है इसका? ये नेचुरल लॉ के, येस, Natural law, हां, येस, अँड सम अदर अजून पण काही त्या ठिकाणी होते काही विचारधारणा, तर त्यांच्या अगेन्स्ट जो आहे याचं प्योर थियरी ऑफ लॉ जी आहे याने प्रपाउंड केली। अब केल्सन क्या कहता है कि क्यों वो कहता है की माय थियरी ऑफ लॉ इज अ प्योर थियरी ऑफ लॉ। आता प्योर म्हणजे नेमकं काय, तो केल्सन ये बात करता है कि देखो भाई जो लॉ है ना, लॉ को जो है तुम सारा जितना भी मेटाफिजिकल मिस्ट है ना, मेटाफिजिकल इज व्हाट, इफ़ यू नो अबाउट देयर वर मेटाफिजिकल पोएट्स ऑल्सो, तो मेटाफिजिकल मिस्ट से ये सब दूर है, मतलब देर इज़ नो मिस्ट ऑफ दिस मेटाफिजिकल युनिवर्स। तो मेटाफिजिकल म्हणजे काय की जिथे अशा काही कॉन्सेप्ट जैसे कि यूनिवर्स, जैसे कि अध्यात्म, स्पिरिचुअल, ये वो ऐसी बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती है एक्चुअली, कि इनसे परे लॉ जो है, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें ना लाते हुए लॉ को एक सेपरेट, एक प्योरली बस लॉ को बस एज अ लॉ स्टडी करें, एंड इसको जो है लॉ को लेट इट रिमेन फ्री। ओके, लॉ मस्ट रिमेन फ्री। क्या कहता है केल्सन कि लॉ मस्ट रिमेन फ्री। फ्री फ्रॉम व्हाट? फ्री फ्रॉम एथिक्स, फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स, हाँ, फ्री फ्रॉम सोशियोलॉजी, फ्री फ्रॉम हिस्ट्री। तो इन चीज़ों से, मतलब लॉ का जब स्टडी कर रहे हो यार आप, तो सारा ही उसमें कुछ घुसा रहे हो, उसको एथिकल पॉइंट से पढ़ रहे हो, उसमें पॉलिटिक्स भी डाल रहे हो कि मतलब जो भी पॉलिटिकल सोसाइटी है, जो भी सोवरिन है वगैरह वगैरह, उसमें सोशियोलॉजी भी मिक्स कर रहे हो, उसमें हिस्ट्री भी मिक्स कर रहे हो। तो व्हाट केल्सन सेड, लॉ को बस प्योरली एज अ लॉ को सिर्फ एज अ लॉ देखो। लॉ में ये बाकी चीज़ें जो है, इस लॉ में ये सारी चीज़ें अटैच करते हुए इसको ना स्टडी करो, जस्ट स्टडी द लॉ कि लॉ का पर्पस क्या है, व्हाट इट डील्स विद, ये कैसा काम करता है। डोंट लुक एट दीज अदर थिंग्स। समझ रहे हो क्या कहना है केल्सन का? इज इट क्लियर अप टू हियर? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अदर्स आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। यस मैम, नाही समजलं, नाही समजला? समजलं। अच्छा, समजलं, ओके, आणि नाही हा शब्द हां, फिक्स आहे, त्याला काही त्याचा काही अर्थ नाही याचा। ओके। नाउ अगेन व्हाट ही इंसिस्ट अपॉन। अब केल्सन जो है, केल्सन किस चीज़ पे इंसिस्ट करता है? अगेन ही इंसिस्ट अपॉन कि थियरी ऑफ लॉ जो है ना, कोई भी लॉ की जो थियरी है, इट मस्ट डील विथ लॉ एज इट इज़। लॉ को जो है एज इट इज़ पढ़ो, ना कि कैसा, ये बहुत जगह पे हमने देखा, ना कि कैसा, लॉ को एज इट इज़ पढ़ो। कैसा नहीं पढ़ना, कैसा नहीं समझना? लॉ टू बी, यस, ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, ये मत देखो। सो ही सेज कि लॉ को एज इट इज़, लॉ की जो भी थियरी है, व्हाट केल्सन सेज कि लॉ के जो थियरीज है ना, द थियरीज ऑफ लॉ, they should deal with what? They should deal with law as it is, ना कि not what it ought to be. लॉ कैसा होना चाहिए इस पे मत देखो आप, ठीक है, कैसा है इस पे आप ध्यान दो। एंड इट मस्ट बी फ्री, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम क्या क्या चीज़ें बताई मैंने आपको? एथिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री,
सोशियोलॉजी एंड सो ऑन. Social. यस. अब फिर ये कहता है कि भाई लॉ क्या है देन. व्हाट इज लॉ? व्हाट इज लॉ? केल्सनच्या हिशोबाने व्हाट इज लॉ? तो केल्सन कहता है की लॉ इज अ नॉर्मेटिव्ह सायन्स. काय म्हणतो केल्सन? की लॉ इज अ नॉर्मेटिव्ह सायन्स. ऑस्टिन ने क्या कहा था? ऑस्टिन ने क्या कहा था? लॉ क्या है? What did Austin say? What is law? Command of sovereign. Law is a social science. Social science. Okay, command of sovereign. Okay. अब moral and legislation. moral and legislation. ऑस्टिन ने मॉरल्सला जागा दिली होती का काही? नाही. नाही. Austin law as it is. येस. ऑस्टिनच्या कन्सेप्टमध्ये मॉरल्स वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी नाही आहे डॉक्टर साहेब. ओके. नाउ लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस. ये कौन बोल रहा है? हु इज सेइंग दिस? Hans Kelsen. हाँ, केल्सन म्हणतोय. ठीक है. अब नॉर्मेटिव साइंस है मतलब क्या है भाई? ये तो मतलब ये कह रहा है कि फिजिकल साइंस और ये साइंस, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको फॉर्मल साइंस, किसी ने कहा लॉ फॉर्मल साइंस है, किसी ने कहा सोशल साइंस है, किसी ने कहा बस ये साइंस है. बट ये किस तरीके का साइंस है? इफ़ लॉ इज़ अ साइंस, व्हाट काइंड ऑफ साइंस ये बता रहा है. तो ये कहता है कि देखो लॉ जो है ना नॉर्मेटिव साइंस है. मतलब अब साइंस जो है ना, साइंस को अगर हम देखें तो देयर इज दिस फिजिकल साइंस. तो फिजिकल साइंस तो आप सबको पता है ना, यू हैव स्टडीड दिस इन योर स्कूल लेवल, एट योर कॉलेज लेवल. एंड यहाँ पे लॉ की बात कर रहा है कि ये नॉर्मेटिव है. ओके, नॉर्मेटिव साइंस. तो फिजिकल साइंस, तो ये आगे बताता है कि फिजिकल साइंस और नॉर्मेटिव साइंस कैसे अलग है. तो ये क्या कहता है कि जो फिजिकल साइंसेस है ना, ये कैसे होते हैं? हाउ आर दिस फिजिकल साइंस? दे हैव कॉजल लॉज. तो फिजिकल साइंस में क्या है? देर आर कॉजल लॉज. म्हणजे काय? ही एक्सप्लेन्स इट की इफ ए इज डैश डैश देन बी इज डैश डैश. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, ही इज एक्सप्लेनिंग अस व्हाट? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है. अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताते हुए क्या कहता है कि इफ एन एप्पल, ठीक है, इफ एन एप्पल इज लेट लूज, अगर आप एप्पल को लूज छोड़ते हो तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इट विल fall from the tree. Okay, it will fall, basically it will fall on the ground. ठीक है. if apple is let loose, it will fall on the ground. ठीक से समझो. हाँ, अभी इसका जो नॉर्मेटिव साइंस का ये चीज़ है, जो कंसेप्ट है. अब यहाँ पर दिस लॉ इज़ नॉट सब्जेक्ट टू वायलेशन. मतलब जो फिजिकल साइंसेस के लॉ है, क्या इसमें, अब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, क्या इसमें किसी भी तरह का वायलेशन हो सकता है? कैन दिस लॉ बी वायलेटेड? हमें पता है कि अगर एप्पल को हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो एंड रिजल्ट क्या होगा? व्हाट इज द एंड रिजल्ट? नीचे ही गिरना है वो ग्राउंड. उसने नीचे ही गिरना है. Ground. मतलब ये जो लॉ फॉर्म हो गया है, क्या इस लॉ को ब्रेक कर सकते हैं हम? कैन वी ब्रेक दिस लॉ? कैन वी वायलेट दिस लॉ? नहीं. तो केल्सन कहता है, देखो बहुत ना ये लोग है ना ज़्यादा मतलब साइंस वाइंस में घुस के भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते, बिकॉज इनके ना पहले का स्टडी यार तगड़ा होता था. दीज पीपल हैड ऑल सॉर्ट ऑफ नॉलेज. इनको फिलोसफी का नॉलेज होता था, इनके पास फिजिकल साइंसेस का नॉलेज होता था, इनके पास लीगल नॉलेज होता था, सब चीज़ों का नॉलेज होता था. एनीवेज, तो ये कहता है क्योंकि ये फिजिकल साइंस ना कैसे होते हैं कि इनके जो लॉज है ना, इनके लॉज का वायलेशन नहीं होता है. एंड अगर
अगर इन्होंने कोई लॉ अगर बताया है वो अगर वॉयलेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल में लॉ फॉर्मुलेट हुआ ना वो करेक्ट मैनर में हुआ ही नहीं. Okay, if the apple instead of falling down, if it is floating midway in the air, इसका मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी गलत है. Isn't it? समझ रहे हो? Yes, ma'am. हाँ, तो फिजिकल साइंसेस में ये बात है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वॉयलेशन हो ही नहीं सकता है. एंड अगर उन्होंने जो भी सेट किया हुआ लॉ है इसका मतलब वो लॉ गलत फ्रेम हुआ है, इसमें और स्टडी की ज़रूरत है एंड कोई करेक्ट लॉ जो है वो फॉर्मुलेट हो. ठीक है. नाउ आगे चलते हुए ये कहता है कि अब ये जो फिजिकल लॉज मतलब जो फिजिकल साइंस है, दिस फिजिकल लॉज लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी हो गया, देन अजून कुठले लॉज आहे सायन्समधले, एनर्जीचं पण आहे. एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉइड, जस्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. Newton's यस, न्यूटन का लॉ. तो ये सारे जो लॉज है ना दे आर नॉट कमांड्स, क्योंकि ऑस्टिन क्या कह रहा था, ऑस्टिन क्या कह रहा था, command of sovereign. यस. Command of God. तो ये जो फिजिकल लॉज है ना दीज आर नॉट कमांड्स, दे डू नॉट प्रिस्क्राइब दैट थिंग्स शुड फॉल. ये प्रिस्क्राइब नहीं करते. क्या मतलब अगर ग्रेविटी का जो लॉ है वो यहाँ पर बता दिया न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, आइंस्टाइन किसने बताया, आइंस्टाइन ने बताया, न्यूटन ने बताया, ये भी न्यूटन ने बताया. तो अब ये जो लॉ है लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. तो क्या यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया है कि एप्पल ने नीचे ही गिरना है? इज इट प्रिस्क्राइब्ड एनीवेयर? नहीं है ना. लेकिन अगर हम अपना मोटर व्हीकल एक्ट देखते हैं तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया होता है कि आपको लाइसेंस होना ही चाहिए, आपने हेलमेट पहनना ही चाहिए, आपने सड़क के इस साइड से ही चलना है, आपने सिग्नल फॉलो करना है, इफ़ नॉट फिर ये पेनल्टी, आपके गाड़ी के रेयर मिरर्स होने चाहिए, रेयर व्यू वाले मिरर्स होने चाहिए, एंड हेडलाइट्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारी चीज़ें. मतलब हमारे ये जो लॉज है ये कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब करते, बट फिजिकल लॉज ये कोई चीज़ को प्रिस्क्राइब नहीं करता है. ओके. तो यहाँ पे सिर्फ सर्टन रूल्स दिए होते हैं इन फिजिकल साइंसेस. दे डोंट टेल कि इस लॉ को आप ब्रेक करेंगे तो फिर कुछ एक्चुअली लॉ ब्रेक ही नहीं होता है, हो जाता है तो वो लॉ सही से जो है फॉर्मुलेट नहीं हुआ. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. नाउ हम अलग बात करते हैं अभी ये नॉर्मेटिव साइंस की बात करते हैं अभी. ओके, नाउ वी हैव स्पोकन अबाउट फिजिकल लॉज. तो अब ये बोलता है दिस थिंग नॉर्मेटिव साइंस, मतलब लॉ को क्या बोल रहा है वो नॉर्मेटिव साइंस, मतलब इसमें कुछ नॉर्म्स है ना. व्हाट आर नॉर्म्स? नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर नॉर्म्स? अगर आहे पाणी आहे मम्मी. हम गाइडलाइंस बोल सकते क्या नॉर्म्स को? यस, ओके. गाइडलाइंस, रूल्स, यू नो अ सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ यू नो सम बिहेवियर. There are norms. We need to follow certain norms. हम कहते हैं ना कि certain standards हमें follow करने होते हैं. Are you getting it? नियम. ओके. सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इन नॉर्मेटिव साइंस मतलब लॉ को, क्योंकि वो नॉर्मेटिव साइंस कहता है तो वो कहता है कि यहाँ प्रिस्क्राइब किया होता है. यहाँ पे इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ पे कमांड नहीं होती. यहाँ पे लॉ जो है इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कमांड ऑल्सो, बट यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है कि सी दिस इज़ द
एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेबल बिहेवियर। किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में देर आर सर्टन नॉर्म्स दैट यू हैव टू फॉलो, द मिनिमम स्टैंडर्ड, मतलब जो आपको फॉलो करना ही होता है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो तो देन यू विल बी पिनलाइज्ड। एंड यहाँ पर वॉयलेशन जो है, वॉयलेशन की पूरी स्कोप होती है ना। यहाँ पे वॉयलेशन नहीं हो सकता, बट यहाँ पे वॉयलेशन का पूरा स्कोप है। यहाँ पर जो है लॉज बनाए हैं तो कोई इंसान यहाँ पे ब्रेक भी कर सकता है। एंड जब वो ब्रेक करता है, मतलब जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते, ओके, अब ये जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब जिसमें कुछ स्टैंडर्ड दिया होता है आपके बिहेवियर के लिए, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स किस तरीके से होते हैं? दे आर प्रिस्क्रिप्टिव, राईट. प्रिस्क्रिप्टिव्ह म्हणजे बघा की तुम्हाला ते फॉलो करायलाच लागतात. देर इज सर्टन प्रिस्क्रिप्शन. आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, इफ़ यू आर नॉट वेल, डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देगा. मतलब क्या कि ये दवा आपने लेनी ही है. लेकिन अगर आप मेडिकल जाते हो, आप जो है वो दवा नहीं लेते हो, इंस्टेड यू आर नॉट गेटिंग द होल ड्रग्स, मतलब जो भी मेडिकेशंस है उसमें से कुछ ही लेते, तो क्या होगा? आपकी बीमारी पूरी तरह से दूर नहीं होगी. मतलब देर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस. डॉक्टर का काम है वो प्रिस्क्रिप्शन देगा, वो आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है मेडिकल काउंटर पे ले जाके कि तुम इसको फॉलो ही करो, मतलब तुम खरीदो ही. अब तुम्हारे जेब में पैसे नहीं हो सकते या फिर यू आर नॉट विलिंग टू बाय दोज मेडिसिन्स, नहीं खरीदे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई. सेम वे ये जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, लॉ मतलब क्या है? लॉ मतलब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स है जो प्रिस्क्रिप्टिव नेचर में है. ठीक है, वो चीज़ें प्रिस्क्राइब करता है हमें कि भैया आप ऐसा ऐसा करो. डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन याद करो आप बस, कि डॉक्टर बोलता है ये लो. अगर हम वैसा नहीं बिहेव करते हैं, इफ़ वी डोंट फॉलो दैट प्रिस्क्रिप्शन, फिर हमें क्या होगा यहाँ पर? व्हाट विल हैपन? पनिशमेंट. मतलब ये क्या हो गया? हमने वॉयलेट कर दिया है ना. देयर इज वॉयलेशन ऑफ लॉ. और जहाँ पर भी वॉयलेशन ऑफ लॉ है वहाँ पर क्या है? देयर इज सम पनिशमेंट. दिस इज व्हाट केल्सन इज सेइंग. इथपर्यंत समजलंय का? हो मॅम. ओके. एक मिनट. अब हम देखते हैं कि ये जो नॉर्म तो समझ गए, अब ग्रंड नॉर्म क्या कह रहा है. ओके, व्हाट केल्सन मीन्स बाय अ ग्रंड नॉर्म. तो केल्सनच्या मते ग्रंड नॉर्म म्हणजे नेमकं काय आहे, दैट विल सी. तो अब देखो केल्सन ना, पहली बात तो क्या कहता है केल्सन कि एवरी लीगल एक्ट इट रिलेट्स टू नॉर्म विच गिव्स वैलिडिटी टू इट. तो जितने भी लीगल एक्ट होते हैं ना, ओके, सो बेसिकली सारा जो भी लॉज है इट रिलेट्स टू व्हाट? इट रिलेट्स टू नॉर्म. कोई नॉर्म होता है जो इस एक्ट को वैलिडिटी देता है. एंड ये जो सारे लीगल नॉर्म्स है वो कहता है हमारी जो सोसाइटी है ना, इट इज़ बेस्ड अप ऑफ व्हाट? लीगल नॉर्म्स ओनली. हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स है, देर आर लीगल नॉर्म्स. ओके, एंड उसी के बेसिस पे मतलब लॉज जो है बनते हैं एंड पीपल फॉलो देम, एंड इफ दे वॉयलेट तो उनको पनिशमेंट मिलता है. So what he is saying कि this legal norm they derives it validity from a particular ought norm. अभी कोई भी लीगल एक्ट नॉर्म से आता है, लेकिन ये जो नॉर्म है, इस नॉर्म के लिए दिस नॉर्म कम्स फ्रॉम, इसका ओरिजिन कहाँ होता है? तो देयर इज अ पर्टिकुलर ought नॉर्म. ओके, देयर इज अ पर्टिकुलर ought नॉर्म कि मतलब ऐसा ही होना चाहिए, इससे अलग नहीं. मतलब एक ऐसा नॉर्म होता है जो कैसा है? जो ऑट नॉर्म है. मतलब ये बताता है कि आपके नॉर्म्स कैसे हो, तो ऐसे ही हो. ठीक है. अब हे ना, तुम्हाला आता थोडंसं नाही समजणार मे बी कदाचित,
पण पुढे जसं जसं जाऊ ना यू विल अंडरस्टैंड दिस, यू विल गेट दिस कंसेप्ट. तो केल्सन क्या कहता है कि हर एक सोसाइटी में क्या है, देर आर नॉर्म्स. ओके, लीगल नॉर्म्स कहाँ से डिराइव होते हैं, फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑट नॉर्म. ठीक, अभी केल्सन सैंक्शन इज इटसेल्फ अनादर नॉर्म नॉट डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम द नॉर्म विच ही सपोर्ट्स. मतलब क्या, अब ये क्या कहता है कि जो जितने भी नॉर्म्स हैं ये कहीं एक सोर्स है जहाँ से आते हैं, तो जिसको हम कहते हैं ग्रंड नॉर्म. मतलब ग्रंड नॉर्म क्या है कि दिस इज द बेसिस ऑफ अदर नॉर्म्स, कि इसमें जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं इस स्टैंडर्ड पे बाकी सारे जो लॉज है, बाकी सारे नॉर्म्स जो है सोसाइटी के, वो बनते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करते हैं हमारे कंट्री में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कंट्री में कोई भी लॉ अगर बनना है, आपल्या देशामध्ये कुठलाही कायदा बनवायचा असेल, कुठलाही नवीन कायदा पारित केला, तर तो कसा असायला हवा. Consistent with this. यस, सो एनी न्यू लॉ, इसको कोई भी अगर न्यू लॉ आता है हमारे कंट्री में, तो वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी कंसिस्टेंट विथ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. असा कुठला पण ॲक्ट आपण आणू शकतो का जो आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनला त्या ठिकाणी अब्रिज करतोय, व्हायलेट करतोय. नाही. म्हणजे आपल्यासाठी ग्रंड नॉर्म काय, मग आता तो कुठला का लॉ असे ना, तो हां कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे कन्झ्युमरचा लॉ असेल, मोटर व्हेकलचा लॉ असेल, त्यानंतर मग सपोज तुमचा एखादा एज्युकेशनच्या संदर्भात असेल, किंवा मग इट कुड बी ऑन योर फूड ड्रग्स वगैरह वगैरह, इट कुड बी ऑन एनी इट कुड बी MTP. कोई भी लॉ जो है हमारे कंट्री में भी, इट बी ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर, ये कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी वॉयलेट नहीं कर सकता है. इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट विथ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये है ग्रंड नॉर्म, कि इसने हमें स्टैंडर्ड बता दिया है. ग्रंड नॉर्म म्हणजे हा बाप कायदा है, ठीक है. इसके कंसिस्टेंट ही बाकी सारे नॉर्म्स होंगे. मतलब अभी ये कंज्यूमर के लॉज है, तो इसमें जो नॉर्म्स है, कंज्यूमर का एक्ट है, तो इसमें जो भी नॉर्म्स बताया है इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड इसका होना चाहिए. ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को ये वॉयलेट नहीं कर सकता है, जो भी सारे लॉज है. तुम्हाला कळत आहे का आता ग्रंड नॉर्म आणि नॉर्म येत आहे का लक्षात. Yes, ma'am. बाकीच्यांना येत आहे. हां, अदर्स, आशुतोष सर, सीमा मॅम, षण्मुगम, श्वेता मॅम, पंडित सर. हां, कळत आहे. रिस्पॉन्स द्या मला कळत नाही, मग नाहीतर मला असं वाटतं कळालंच नाही तुम्हाला. ठीक आहे, तो हेच म्हणतोय केल्सन काय म्हणतो की देयर इज दिस ग्रंड नॉर्म, एंड इस ग्रंड नॉर्म से ही मतलब बाकी सारे नॉर्म्स जो है वो आते हैं. एंड लॉ क्या है, लॉ इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस. मतलब लॉ में क्या होता है, नॉर्म्स दिए होते हैं. मतलब लॉ में एक मिनिमम स्टैंडर्ड दिया होता है, उस मिनिमम स्टैंडर्ड को आपने जो है फॉलो करना ही होता है. सी देर आर स्टैंडर्ड्स, मतलब लॉ में क्या है, देर आर स्टेटमेंट्स विच प्रिस्क्राइब अस टू अबाइड बाई दिस मिनिमम स्टैंडर्ड जो उसमें दिया है. एंड हम वो नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, फिर वहाँ पर पेनल्टी, पनिशमेंट, फाइन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं. सो अकॉर्डिंग टू केल्सन, आता केल्सन काय म्हणतो, केल्सन म्हणतो की कुठली पण लीगल सिस्टम आहे ना, त्या लीगल सिस्टममध्ये दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, क्या कहता है, ग्रंड नॉर्म जो है दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट किस चीज़ का, स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी लीगल सिस्टम का. ठीक है, कुठली पण लीगल सिस्टम कुठून सुरू होते की एक असा काहीतरी बाप नियम असतो
ग्रैंड नॉर्म इज़ व्हाट, कि ये सबका बाप है एंड इससे ही सारी चीज़ें जो है आगे फॉलो होती हैं। तो ये जो ग्रैंड नॉर्म है ये क्या हो गया, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ लीगल सिस्टम एंड यहाँ पर फ्रॉम दिस बेस अ लीगल सिस्टम ब्रॉडन्स डाउन इन ग्रेडेशंस एंड बिकमिंग मोर एंड मोर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक, मतलब प्रोग्रेस करती जाती है। तो इसी को ग्रेजुअल कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ ग्रैंड नॉर्म भी वो कहता है। तो वो कैसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। तो ग्रैंड नॉर्म को बेसिकली इसने बता दिया कि ये क्या है, ये जो है एक कॉर्नर स्टोन है ना, दिस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ होल ऑफ द सिस्टम ऑफ लॉ, मतलब कोई भी लीगल सिस्टम का ये कॉर्नर स्टोन है एंड पूरा जो फाउंडेशन है ना लीगल सिस्टम का, ये इस कॉर्नर स्टोन के ऊपर खड़ा होता है। इट इज़ बिल्ट अपॉन दिस कॉर्नर स्टोन ग्रैंड नॉर्म का। अब जब हम बात करते हैं, मतलब जब क्वेश्चन कि व्हाई सर्टन एक्ट ऑफ कोerशन इज वैलिड, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट केल्सन इज सेइंग, तो व्हाई सर्टन एक्ट ऑफ कोerशन, ना कोerशन समझते हो ना, कोerशन इज वैलिड, कोerशन समजतं सगळ्यांना, कोerशन बोला पटकन, भीतिगांना, यस अजून ढूंढो जल्दी सी, आपको नहीं आता ना तो आप लोग गूगल कम से कम करते जाओ। ये क्या अपना इंग्लिश का क्लास चालू है क्या, हर वर्ड का ट्रांसलेट करूँ? एज ए लॉ स्टूडेंट यू शुड बी अक्वांटेड विद दिस लैंग्वेज रजिस्टर। चलो, तो कोई भी एक्ट जो है सर्टन एक्ट ऑफ कोerशन, हम उसे वैलिड क्यों बताते हैं? अब कोerशन का मतलब क्या है? जबरदस्ती, यस, यू आर फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग। अब जैसे अभी फोर्सिंग में मतलब हमारे कंट्री में कोई कोerशन का एक्ट कब वैलिड, अब वैलिड बता रहे हम, वैलिड कोerशन है बट वो वैलिड है। अब कोerशन वैलिड है मतलब कि जैसे अलग अलग लॉज है, हाँ, अलग अलग लॉज के तहत हम किसी बंदे को, किसी पर्सन को, मतलब बेसिकली पनिशमेंट जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो पनिशमेंट जो है मानो उसको इम्प्रिजनमेंट का है, पनिशमेंट मानो फाइन का है। तो आप ज़बरदस्ती मतलब इस इंसान को जेल में जब डाल रहे हो तो कोई और उठा के आपको जेल में डालता है, तो इसको वैलिडिटी कहाँ से मिलता है? व्हाई इज़ दिस एक्ट वैलिड? ये सिंपल क्वेश्चन है कि किसी इंसान को इफ द एक्ट ऑफ डिटेनिंग अ पर्सन एंड पुटिंग हिम इन अ जेल इज वैलिड, वाय इज दिस ॲक्ट वॅलिड? बरोबर आहे ना, आपल्या इथे अशीच आहे ना लीगल सिस्टम, की तुम्ही जर त्या ठिकाणी काही ऑफेंस कमिट केलेला असेल आणि इफ इट हैज़ बिन प्रूव्ड तो आपको ये क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो इस चीज़ को हम वैलिड क्यों मानते हैं? वाई इज़ इट वैलिड? क्यों ये वैलिड क्यों है किसी इंसान को जेल में डालना? तो गव्हर्नमेंटने रूल कायदे बनवलेले आहेत, मग ते ब्रेक केलं तुम्हाला त्याची शिक्षा होणारच। ओके, यस। तो इसको जो है हम ये छोटे छोटे यूनिट में देखते हैं। जज ने सुना दिया कि ये जाएगा अभी मान लो 10 साल 14 साल जो भी है, क्योंकि आंसर, हाँ, लुक एट दी आंसर्स ना। आंसर है नंबर 1, क्योंकि जुडिशियल डिसीजन है। जुडिशियल डिसीजन मतलब जज ने डिसीजन दिया है। ओके, आंसर क्या है कि ये जो नॉर्म है ना, इट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय एन इंडिविजुअल नॉर्म। ठीक है, इंडिविजुअल नॉर्म। अब इंडिविजुअल नॉर्म क्या आ गया यहाँ पे? जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई दिस डिसीजन इज लीगल। अच्छा, जज ने ये फैसला सुनाया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जज का फैसला जो जज ने सुनाया है, वाई इज दिस लीगल? जज का फैसला जो है, वाई हिज डिसीजन इज लीगल? तो उसको आंसर आता है
बिकॉज इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द कोर्ट्स जजमेंट। कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके कन्फर्मिटी में है। अब ये कन्फर्मिटी में कैसे है, जुडिशियल जजमेंट वैलिड कैसे बन जाता है? तो इसका आंसर है बिकॉज आईपीसी जो है ये आईपीसी के कन्फर्मिटी में है। मतलब मान लो उसको सेक्शन 302 के तहत जो है पनिशमेंट हुआ है, क्योंकि जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जो जजमेंट आया कोर्ट का, वो वैलिड इसलिए है क्योंकि वो कौन से नॉर्म में फिट हो रहा है, क्योंकि वो आईपीसी ये जो स्टैट्यूट है ना, इसमें कुछ नॉर्म्स दिए हैं। दिस इज़ अ नॉर्म मतलब बेसिकली। अब इसमें बताया है कि कोई इंसान अगर किसी को ऐसे जान से मार देगा तो उसको 302 के तहत इतनी सज़ा होगी। अब ये आईपीसी क्यों वैलिड है? व्हाई इज दिस आईपीसी वैलिड? क्योंकि ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के कन्फर्मिटी में है। गेटिंग इट? करता है का? यस मैम। है ना? तो मतलब आप समझ रहे हो कैसे चीज़ें ब्रॉड होती जा रही है। अब इसी को क्या कहा गया है केल्सन के द्वारा? दिस इज ग्रेजुअल कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ ग्रैंड नॉर्म। तो यहाँ पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या हो गया? दिस बिकम्स द ग्रँड नॉर्म. ग्रँड नॉर्म म्हणजेच काय असतो? ग्रँड नॉर्म म्हणजेच ये बेसिक नॉर्म है कि इस बेसिक नॉर्म को फॉलो करते हुए ही सारे एक्ट सारे लॉज बनेंगे. जितने भी नॉर्म्स है दे आर बीन प्रिस्क्राइब्ड बेस्ड अपॉन दिस बेसिक नॉर्म ओनली. हम कोई भी कायदा कानून कोई भी रूल कुछ भी इसके अगेंस्ट इस ग्रँड नॉर्म के अगेंस्ट ला ही नहीं सकते हैं. ओके. सो केल्सन जो कहता है, केल्सन ही सेज कि ऑस्टिन का थियरी जो है वो बड़ा स्टैटिक है. केल्सन क्या कहता है कि केल्सन सेज कि ऑस्टिन की जो थियरी है ना, ऑस्टिन की थियरी कौन सी? विच थियरी ऑफ ऑस्टिन? एनालिटिकल, यस, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो ये बड़ी स्टैटिक है भाई. ये क्यों स्टैटिक है? स्टैटिक का मतलब समझते हो ना? यस. Non-changeable. Yes, something which is not flexible. It is static. It is म्हणजे it stands where it is. No movement at all. तो ये क्यों कहता है? क्योंकि ऑस्टिन जो है लॉ को एज अ सिस्टम बता रहा है, सिस्टम ऑफ रूल्स कंप्लीट एंड रेडी फॉर एप्लीकेशन. क्योंकि ये ऑस्टिन किस चीज़ को एज अ लॉ मानता है? जो लेजिस्लेशन से आया, बराबर है ना? मतलब सोवरीन से आया है, जो बेसिकली जो भी सोवरीन अथॉरिटी है उसने जो लॉ बनाया, ऑस्टिन के लिए वही लॉ है. तो केल्सन कहता है कि ऑस्टिन जो है ना उसका ये थियरी बड़ा स्टैटिक है क्योंकि वो इट रिगार्ड्स लॉ एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स कंप्लीट एंड रेडी फॉर एप्लीकेशन विदाउट पेइंग एनी हीड टू द प्रोसेस ऑफ देयर प्रोसेस फॉर देयर क्रिएशन. मतलब ऑस्टिन जो है लॉ क्रिएशन का जो प्रोसेस है, लॉ क्रिएशन की जो प्रोसेस है उस पे ऑस्टिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता. ऑस्टिन के लिए लॉ तो मतलब जैसे एक रेडीमेड बिल्कुल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड ऑल. तो ऐसा नहीं होता है ना, लॉ एकदम से अचानक से एकदम रेडी फॉर एप्लीकेशन नहीं होता है. देयर आर देर इज़ दिस प्रोसेस ऑल्सो वेयर लॉ इज़ बिन क्रिएटेड. तो लॉ के क्रिएशन का प्रोसेस पे ऑस्टिन बिल्कुल ध्यान नहीं देता, ऐसा केल्सन कहता है. नाउ केल्सन आगे ये भी कहता है
कि हर लीगल सिस्टम, एवरी लीगल सिस्टम व्हाट इट हैज़, हर एक लीगल सिस्टम में क्या होता है, देयर इज़ दिस ग्रैंड नॉर्म। लेकिन हर एक लीगल सिस्टम में ये ग्रैंड नॉर्म जो है ये अलग हो सकता है। अब इस पॉइंट को क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप में से, एनीवन? मैम जैसा इंडिया और उधर कॉन्स्टिट्यूशन है, वेराज जब इंग्लैंड वगैरह में जाएंगे तो कमांड वो जो क्राउन है, यस, वेरी गुड। तो हम ब्रिटेन में जाते हैं तो ब्रिटेन में ग्रैंड नॉर्म क्या है, इट इज़ द क्राउन। हम इंडिया की बात करें, इंडिया, यूएसए, तो यहाँ पे कौन है, व्हाट इज द ग्रैंड नॉर्म? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम अरब कंट्रीज देखें तो शरीयत। या सो दिस इज व्हाट केल्सन इज सेइंग कि हर एक लीगल सिस्टम में ग्रैंड नॉर्म होता है, वो होता ज़रूर है। हाँ, ये हर एक सिस्टम में अलग अलग हो सकता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को मानता होगा, कोई वहाँ के क्राउन को मानता होगा, तो कोई किसी किताब को मानता होगा, यू नो, एंड बट होता ज़रूर है। एंड एनी डिस्कशन अबाउट द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ ग्रैंड नॉर्म, लेकिन ये जो है, ये जो हमारा ये जो थियोरी है, प्योर लॉ थियोरी है ना, प्योर थियोरी ऑफ लॉ, इसमें एक चीज़ ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन नहीं यार, केल्सन ये बताना भूल जाता है, या फिर रादर ही इज़ नॉट डिस्कसिंग, ओके, ही सेज कि हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो प्योर लॉ थियोरी प्योर लॉ नहीं रहेंगी, क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी एंड ये सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व हो जाती है। एंड दैट इज़ कि सारे नॉर्म्स जो है, बाकी सब नॉर्म्स का जो है ओरिजिन ये ग्रैंड नॉर्म होता है ना, इसके बेसिस पे ये नॉर्म्स बनाए जाते हैं। मतलब हमारे देश के सारे कायदे कानून जो है इसको ध्यान में रखते हुए बनते हैं। लेकिन जो केल्सन है, ही डज नॉट डिस्कस अबाउट इसका ओरिजिन क्या, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस ग्रैंड नॉर्म, ये कहीं पे भी उसकी जो थियोरी है, प्योर थियोरी ऑफ लॉ, उसमें नहीं डिफाइन किया है। बिकॉज ठीक है, देयर इज़ अ ग्रैंड नॉर्म माना, बट ये ग्रैंड नॉर्म भी तो कहीं से बना होगा, इसका भी तो कोई ओरिजिन होगा। देयर इज द सिस्टम ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रैंड नॉर्म ऑल्सो। आर यू गेटिंग इट? ओके, आपचं बाप। ओके, नाउ क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम करते हैं, ठीक है, हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या चीज़, नॉट क्रिटिसिज्म, आई एम सेइंग क्रिटिकल एनालिसिस, तो हमें क्या मिलता है केल्सन की थियोरी में कि लॉ जो है ना, लॉ इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टेट एंड सोवरिन। तो स्टेट लॉ नॉट डिस्टिंक्ट था, मैंने डायरेक्ट स्टेट लिख दिया, लॉ नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टेट एंड सोवरिन। अब केल्सन जो है, ही डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोवरिन एज अ पर्सनल एंटिटी। ये क्या कहता है केल्सन कि जो सोवरिन है, मतलब देयर इज नो सच थिंग सोवरिन एज अ पर्सनल एंटिटी, मतलब ये पर्सनल एंटिटी नहीं होता है। ही ऑल्सो डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट एज एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम लॉ। ये क्या कहता है कि चाहे वो किसी देश का प्रधानमंत्री, मतलब इफ वेदर ही इज़ द प्रेसिडेंट, वेदर ही इज़ द पीएम, और वेदर द स्टेट इटसेल्फ, है ना, स्टेट मतलब यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आ जाता है, स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट, दीज आर नॉट यू नो अ पर्सनल एंटिटी। इनको ये पर्सनल एंटिटी नहीं मान रहा है, ये कहते हैं ये लॉ से अलग नहीं है, दीज पीपल आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉ। क्यों कह रहा है वो ऐसा? वो कहता है कि ये सारे लोग जो है दे डिराइव देयर पावर फ्रॉम वेयर, कहाँ से डिराइव करते हैं ये लोग अपनी पावर्स?
यस एग्जैक्टली, ये बोलते हैं अल्टीमेटली दे डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द ग्रैंड नॉर्म्स, एंड इसलिए ये कोई सोवरिन वोवरिन एंड ये सारी चीज़ें नहीं है, दीज पीपल आर नॉट सोवरिन एंड ऑल। ऐसा कौन कह रहा है? केल्सन कह रहा है। तो वो ये कह रहा है कि देखो जो ग्रैंड नॉर्म है ना, ये सबसे सुपीरियर है, ये सबसे सुप्रीम है, इसके ऊपर कोई नहीं है। नो वन इज अबव द दिस थिंग ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म से ज़्यादा ऊपर, उससे सुपीरियर कोई पर्सन जो है वो हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम उसे सोवरिन भी नहीं बुला सकते हैं। ओके, नाउ आगे चल के केल्सन ये भी कहता है कि सारे जो लॉज है ना, दे डिराइव देयर वैलिडिटी फ्रॉम द सेम ग्रैंड नॉर्म। देयर कैन बी नो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। अब आगे क्या कहता है कि पब्लिक लॉ जो आहे ना, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ से क्या समझते हो आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। IPC is a public law, हाँ, private yes. law contract है। वेरी गुड। सो IPC एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, जैसे कि IPC हो गया, दिस इज अ पब्लिक लॉ, एंड प्राइवेट लॉ जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो केल्सन काय म्हणतो कि देखो सारे लॉज जब उसकी वैलिडिटी जो है एक सेम ग्रैंड नॉर्म से डिराइव करते हैं, सगळे लॉज जो आहे इनका वैलिडिटी कहाँ पे डिपेंड करता है? ये लॉ वैलिड क्यों है हमारे देश में आज भी? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, कंसिस्टेंट है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस सेक्शन, इस सेक्शन को क्या कर दिया हमने? डिक्रिमिनलाइज कर दिया। ये सेक्शन क्या था? व्हाट डिड इट स्पीक अबाउट? सी बात जो कॉन्स्टिट्यूशन से इनकन्सिस्टेंट है ना आयपीसीचा 377 म्हणते मी। ओके 370। हाँ बोलो जल्दी। 78 पता है मैम, थेफ्ट है करके 378, ये नहीं याद आ। ओके गूगल इट गाइस, कम ऑन फास्ट, बी क्विक। गूगल करायला एवढा वेळ लागतो का तुम्हाला? voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman and animal. Okay, so basically this also spoke about the homosexuality and all. तो इसमें जो होमोसेक्सुअलिटी का जो एक क्लॉज था तो उसे क्या कर दिया है? डिक्रिमिनलाइज। वाई? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वालिटी का राइट दे रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट टू लाइफ भी दे, फंडामेंटल राइट्स। यस, तो राइट टू लाइफ है, ये फंडामेंटल राइट्स है। तो इस राइट्स को वॉयलेट करने वाला कोई भी प्रोविजन इस लॉ में नहीं रह सकता है, एंड इसलिए हमने क्या कर दिया? हटा दिया है। तसंच आपण अडल्टरी जो आहे, अडल्टरीला सुद्धा ऑफेन्स म्हणून काढून टाकला आहे, माहिती आहे ना? इंडियामध्ये काढलाय मॅम। येस यस मॅम, हाँ तिकडे नाही परदेशात फक्त तो ग्राउंड धरलाय सर मॅडम ना येस, हाँ तो फक्त येस, इट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, इट इज़ अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स, बट इट इज़ नो मोर एन ऑफेंस। क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही थी ना कि इफ़ हस्बैंड है, वाइफ है, and if this husband is not available, he is not taking care of her emotional needs and her physical needs, and he is always, if he is drinking, and in that situation because this woman is entitled की राईट टू लाईफच्या अंतर्गत सगळे तिला अधिकार आहेत ना, ती जगू शकते तिचं जीवन जसं जगायचं, आणि जस्ट बिकॉज शी इज मॅरिड टू दिस पर्सन अँड इफ ही इज नॉट एबल टू फुलफिल हर नीड्स अँड दॅट्स वाय शी इज फाइंडिंग सम अदर पर्सन वेअर शी इज able to satisfy that quench for her needs,
तो इट शुड नॉट बी पीनलाइज, क्योंकि ये तो राइट टू लाइफ के अगेंस्ट आ जाता है. सेम इज अप्लीकेबल टू हस्बैंड ऑल्सो. इफ दैट हस्बैंड इज मतलब दैट वाइफ इज नॉट एबल टू cater to his emotional and physical needs, and for that purpose if he is going out, then you know he is seeking some other person. And there were so many couples ki where the husband for you know like years and years he is staying away from the wife. In such a situation, not everyone can stay for so long without any emotional support or something like that. And ऐसे इसमें अगर they are committing such kind of you know एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, तो इसको जो है क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज यू वेंट टू सेटिस्फाई योर नीड्स यू आर बीइंग क्रिमिनलाइज्ड ओवर देयर, क्योंकि ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट जा रहा था. तो हमने अडल्ट्री को भी हटा दिया. ठीक है, तो वही अभी यहाँ पर केल्सन कहता है कि ये जो पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ है ना, ये सारे अगर इनका सोर्स कहाँ पे है, इनका सबका सोर्स अगर ग्रैंड नॉर्म है, इसकी वैलिडिटी सोर्स इन द सेंस इसको वैलिड कौन बनाता है, तो ग्रैंड नॉर्म बनाता है. तो उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आया. मतलब ये क्या कहता है, इक्वल फुटिंग पे आ गए भाई, कोई इस पे मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें. ये सारे लॉज जो है इक्वल फुटिंग में है, क्योंकि अल्टीमेटली इनका बाप एक ही है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. मतलब कोई सगा नहीं, कोई सौतेला नहीं. ओके, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओनली. तो आप यही ग्रैंड नॉर्म के जो है दूसरे मतलब ये नॉर्म्स यहाँ पे निकल के आए हैं. तो ये सारे इक्वल है, इसमें कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं. नेक्स्ट ही सेज कि नो डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड ज्यूरिस्टिक पर्सन. हालांकि ये पॉइंट थोड़ा यू नो इट इज़ डिबेटेबल. तो आगे ये भी कहता है कि नेचुरल पर्सन, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नेचुरल पर्सन एंड व्हाट इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन. हु इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन गाइस? जजेस. Jurist. जजेस. नहीं, नॉट जजेस. The juristic person is company is a juristic person. Yes, company is a Parliament juristic is a person. juristic Yes. What did you say? Actually, he is not a person, but he is a juristic person, and person is different. Who is a individual capacity. येस, ज्युरिस्टिक पर्सन म्हणजे काय, आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक आहे, आता आर्टिफिशियल पर्सन म्हणजे काय की जो नॅचरल पर्सन नाही आहे. यू अँड मी, यू मी अँड एव्हरी वन हिअर अटेंडिंग द लेक्चर्स, वी आर नॅचरल पर्सन, राईट. बट जे एखादी कंपनी असते ना, कंपनीला माणसासारखेच पॉवर्स दिलेले असतात की कंपनी जी आहे दावा दाखल करू शकते, कंपनीच्या अगेन्स्ट पण दावा दाखल केला जाऊ शकतो. कंपनीकडे स्वतःचं बँक अकाउंट असतं, स्वतःचं बँक अकाउंट तर नॅचरल पर्सनकडे असतं, बरोबर, पण ते कंपनीला पण उघडता येतं. ठीक आहे. त्यानंतर टू स्यू अँड टू बी स्यूड, जसं दावा दाखल करण्याचं मी म्हटलं, हे तर नॅचरल पर्सन एकमेकांना करतात, पण ते आपण कंपनीला पण करू शकतो. सो अशा काही क्वालिटीज नॅचरल पर्सनच्या ज्या ह्या आर्टिफिशियल पर्सनला पण त्या ठिकाणी दिलेल्या असतात. म्हणजे आर्टिफिशियल पर्सन म्हणजे काय, बेसिकली एक असोसिएशन असतं ऑफ सम पीपल अंडर अ सर्टन नेम. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो आर्टिफिशियल पर्सन, की जे ॲक्च्युअलमध्ये ह्युमन बिईंग नाही आहे, पण ह्युमन बिईंगच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्या आहे यांना बहाल करण्यात आलेल्या असतात. ठीक है. सो अब ये क्या कहता है केल्सन सेज कि सारी लीगल पर्सनालिटी जो है ना, मतलब ये सारे सेम है. पर्सनालिटी इन लॉ मीन्स व्हाट, इट इज एन एंटिटी केपेबल ऑफ बेअरिंग राइट्स अँड ड्युटीज. केल्सन काय म्हणतो की लॉमध्ये पर्सनॅलिटी म्हणजे नेमकं काय बरं, तर लॉमध्ये पर्सनॅलिटी म्हणजे अशी एंटिटी की हु इज़ केपेबल ऑफ व्हाट, केपेबल ऑफ बेयरिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़, जिसके पास राइट्स होते हैं एंड ड्यूटीज़ भी होती है. तो इसलिए वो कहता है कि देखो राइट्स एंड ड्यूटीज़ अगेन ये आते हैं हमारे एक ही ग्रैंड नॉर्म से, यही सबको जो है ये सारे राइट्स ड्यूटीज़ देता है. तो इसलिए नेचुरल पर्सन एंड ज्यूरिस्टिक पर्सन में भी कोई डिफरेंस नहीं है. दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग. एंड लास्टली केल्सन सेज सुप्रीमसी ऑफ इंटरनॅशनल लॉ. अभी इंटरनॅशनल लॉच्या संदर्भात काय म्हणतो केल्सन,
अब देखो ये तो पहला बंदा हमें मिल रहा है कि जो एटलीस्ट इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा है. इफ़ यू हैव सीन दी अर्लियर थियरीज, क्या वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को मतलब रिकग्नाइज भी किया था? नो, है ना? International law is not law. येस असं बाकीचं कसं म्हणतात? येस असे म्हणतात बाकीचे. पण हा काय, हा म्हणतो की यस इंटरनेशनल लॉ भी लॉ है, बट ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ की सुप्रीमेसी जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहता है. कैसे? अब ये क्या कहता है कि आज द प्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ, प्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ मतलब आज की घड़ी में जिस स्टेज पे इंटरनेशनल लॉ है ना, जिस नेचर में, जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है, तो इट इज़ कंपेरेबल. किसके साथ कंपेयर कर सकते? दिस इज कंपेरेबल टू प्रिमिटिव लॉ. ही इज सेइंग प्रिमिटिव लॉ. अब प्रिमिटिव लॉ मतलब क्या है? व्हॉट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव लॉ? प्रिमिटिव म्हणजे काय? पूर्वांपार चालत आलेले. म्हणजे जुने, है ना, ओल्ड, अर्ली डेजचे. प्रिमिटिव इज समथिंग ओल्ड, है ना. तो प्रिमिटिव लॉ का मतलब वो कहता है कि जैसे इन द बिगिनिंग कस्टमरी लॉ, मतलब लॉ इन द बिगिनिंग, ठीक है. प्रिमिटिव लॉ मतलब लॉ इन द बिगिनिंग. जैसे लॉ पहले था, तो लॉ पहले कैसे था? इफ़ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री, अगर हम देखते हैं तो लॉ पहले कैसे था, कौन से फॉर्म में था? कस्टम. एग्जैक्टली. मतलब लॉ इन द बिगिनिंग यानी कस्टमरी फॉर्म. तो ये क्या कह रहा है कि लॉ बिगिनिंग में कैसे फॉर्म में था? भाई इट वाज इन कस्टमरी फॉर्म. तो जब लॉस कस्टमरी फॉर्म में थे, क्या इनके पास एडिक्वेट सैंक्शन था? डिड दे बेयर एडिक्वेट सैंक्शन फॉर इट? कस्टम्स को एडिक्वेट सैंक्शन था? Was there any adequate sanction? So ये नहीं था. So without any adequate sanction. तो ये क्या कह रहा है? देखो ये कहता है कि आज के डेट में जो इंटरनेशनल लॉ है ना हमारा, हम इसे कंपेयर कर सकते हैं प्रिमिटिव लॉ के साथ. प्रिमिटिव लॉ मतलब लॉ जैसे शुरुआत में था, तो लॉ शुरू में कैसा था? कस्टमरी नेचर में था, जिसे एक एडिक्वेट सैंक्शन नहीं था. तो आज अगर हम देखते ना इंटरनेशनल लॉ की जो हमारी हालत है, हालत इन द सेंस जिस पोजीशन में है, वो जिस स्टेज पे है, वो इस प्रिमिटिव लॉ की स्टेज में है. और आगे आने वाले समय में जैसे हमारा लॉ पहले कस्टम के नेचर में था, हो ना, आपण बघितले एन्शियंट सोर्सेस आपला लॉ पूर्वी अशाच सोर्समध्ये होता आणि हळूहळू आपण डेव्हलप करत गेलो आणि लॉ आज जसा आपल्याला सापडतो त्या नेचरमध्ये आला आहे. मोस्ट ऑफ द लॉ इट कम्स फ्रॉम लेजिस्लेशन, है ना, देन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है वगैरह वगैरह. लेकिन तो केल्सन क्या कहता है कि हमारा लॉ भी पहले ऐसा ही था, मतलब जो म्युनिसिपल लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड. और आज इंटरनेशनल लॉ इस Kelson wants to say that the whole world will be the one country. आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स टू से, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड. आगे मैं बता रही हूँ कि वो कहता है कि जैसे कस्टमरी फॉर्म में हमारे म्युनिसिपल लॉज थे और आज इस फॉर्म में आए हैं, आगे चल के सो द प्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ वो कह रहा है इन फ्यूचर विल हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लॉ. ठीक है सर, जादव सर, डॉक्टर साहब, वो क्या कह रहा है कि फ्यूचर में जो इंटरनेशनल लॉ है इसमें सारे फीचर्स आ जाएंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे बेसिकली. तो मतलब शायद ये कह रहा है कि मे बी इंटरनेशनल लॉ जो है कोडिफाइड हो जाए, मे बी देर विल बी सच जुडिशियल सिस्टम जैसे आज है हमारे म्युनिसिपल लॉज के लिए, वैसा कुछ हो. तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना आज, तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आगे चल के इंटरनेशनल लॉ जो है उनको भी मिल जाएंगे. मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? मॉडर्न लॉ के. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
मॉडर्न लॉ, ये सारे कहाँ पे किसे मिल जाएंगे? दिस कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी अक्वायर्ड बाय हुम? इंटरनेशनल लॉ। अब क्योंकि अभी इंटरनेशनल लॉ को इसने लॉ माना है और इसके हिसाब से तो लॉ मतलब नॉर्म्स है, और नॉर्म्स के लिए वहाँ पे एक ग्रैंड नॉर्म होता है, तो इसको बताना होगा ना कि भाई इंटरनेशनल लॉ में ग्रैंड नॉर्म कहाँ है फिर। तो केल्सन कहता है, एनीवन फ्रॉम यू कैन यू टेल मी कि केल्सन ने किसको कहा होगा यहाँ पे ग्रैंड नॉर्म? ये आपका ऑलरेडी हो चुका है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, यू ऑलरेडी नो दिस। बोलो जल्दी, कम ऑन। मैम ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, ओके। अजून? ICJ, international body. इंटरनेशनल बॉडीज, ओके ओके, चलो अब बोलो। हाँ याद आया मैम, याद आया? यस। तो ये कहता है इंटरनेशनल लॉ के लिए दिस इज द ग्रैंड नॉर्म, इसको ये कहता है इंटरनेशनल लॉ का ग्रैंड नॉर्म है, ठीक है। सो दिस इज द थियरी विच हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय केल्सन। समजली सगळ्यांना? ओके ठीक है, अभी आप ही लोग मेरे को इसका क्रिटिसिज्म बताओ। टेल मी द क्रिटिसिज्म, इसको किस तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम? बोलो, कम ऑन, फास्ट, दिमाग लगाओ। क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है इसका? मैडम, हाँ, नेचुरल लॉ इज इग्नोर। यस, व्हाट? नॅचरल लॉ इज इग्नोर, नॅचरल लॉ इग्नोर केले नाही. नाही, नॅचरल लॉ असं पण ती खूप जुनी थिअरी आहे ना, आपण पुढे जात राहतो आपण. हां, हिस्ट्री इज इग्नोर्ड, हिस्ट्री कस्टम्स. हिस्ट्री कस्टम्स, ओके. He does not give any value to the moral and ethics. Okay. He directly said law is law. Okay. Law, it is a pure law. हाँ. And he do not give any to the customs. तुमच्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, मॉरल्स आहेत, इथिक्स आहेत, किंवा सोसायटी आहे, त्यांच्या दृष्टीने हे काहीच महत्वाचं नाही, कारण लॉ एकदा बनला की तो प्युअर लॉ असतो आणि तो सगळीकडे सारखा असतो. ओके. बाकीच्यांना काही त्यांनी महत्व दिले नाही. पण आता आपण सोसायटी बघतो. सोसायटीचं बेसिक स्ट्रक्चर काय आहे सोसायटीचं? चेंज इज ऑलवेज द सोसायटी, अँड द लॉ विल बी चेंज. तिथे असंच आहे की